प्लीज है, मैं नहीं समझता। आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुस आए। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं पूरा। हमने किसी पत्रकार से नहीं पूछा, हमने सीधे आप जैसे जो वोटर होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो आम दर्शक होते हैं, जो वोटरों ने बताया, वो चौंकाने वाले नतीजे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। छठे चरण का भी घमासान हो चुका। आपने बहुत सारे विश्लेषण भी देख लिया टीवी चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको एक एक सीट का विश्लेषण बताया गया कि किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन वो विश्लेषण जो आपको बताया गया या तो पत्रकारों की स्वयं की राय होती है या कुछ पत्रकारों को बैठकर उनसे डिबेट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है। अधिकांश उन पत्रकारों की भी अपनी ही राय होती है। बहुत कम पत्रकार होते हैं जो फील्ड पर जाते हैं। अगर फील्ड पर जाते भी हैं तो कैमरा के सामने या माइक के सामने जो वोटर होता है, जो आम वोटर होता है, वो खुलकर बात नहीं करता है, इधर उधर घुमाता है। इसका हम प्रैक्टिकल भी किया, हम भी फील्ड पे जाते हैं। लेकिन जब आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से अगर आपके संबंध हैं, तो वो खुलकर बात करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ना तो हमारा चेहरा आएगा ना हमारी आवाज़ आएगी। तो खुलकर आपसे बता देंगे किसकी लहर चल रही, किसका माहौल चल रहा है। तो हम जो आपको आज विश्लेषण बताने जा रहे हैं, ऐसा ही विश्लेषण है। हमने किसी पत्रकार से नहीं पूछा, हमने सीधे आप जैसे जो वोटर होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो आम दर्शक होते हैं, जो तमाम ऐसे दर्शक हैं जिनसे हमारा संबंध है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी या बंगाल में भी, इन राज्यों में जो हमने आम वोटरों से बात किया, जो वोटरों ने बताया, वो चौंकाने वाले नतीजे थे। क्योंकि आपको टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, बैलेंसिंग बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लगभग बैलेंसिंग बात की जाती है। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बताया जाता है, जबकि सच्चाई इसके एकदम उलट है। जो आम वोटर बात करते हैं, आम वोटर कहते हैं कि इस बार केवल संविधान बचाने की बात हो रही है, चाहे एससी समाज का वोटर हो या मुस्लिम समाज का वोटर हो या ओबीसी समाज का वोटर हो। इन वोटरों में 50% से अधिक लोग और कुछ जनरल कास्ट के लोग भी, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। जब हमने आम वोटरों से बात किया तो आम वोटरों ने यही बताया कि इस बार बेरोजगारी, महंगाई का मेन मुद्दा है और एससी समाज, ओबीसी समाज में संविधान बचाना और आरक्षण बचाने की बात चल रही है। ये मैसेज जन जन तक वायरल हो गया है। इसके पिछले चुनाव में आप देखते थे, चाहे विधानसभा चुनाव होते थे या लोकसभा चुनाव होते थे, टीवी चैनलों के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ जन जन तक नहीं पहुंच पाती थी। इस बार विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी की आवाज़ जन जन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रत्येक घर में 2-4 स्मार्टफोन होते हैं, उनके माध्यम से लोग जान गए हैं। जो कुछ भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि हम आपकी जो लाल वाली किताब है, अम्बेडकर, बाबा साहब की अम्बेडकर किताब है, उसको हम फाड़ कर फेंक देंगे, जो राहुल गांधी इस प्रकार दिखाया करते हैं। राहुल गांधी की इसी बयान ने आम जनमानस में एक जागरूकता पैदा कर दिया है और लोग जाग चुके हैं। अब धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। अब जो लोग धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के नेता हों या हिंदू समाज के नेता हों, उसको आम जनमानस नकार रहा है। आम जनमानस केवल मुद्दे की बात कर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की लोग बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि छठे चरण में किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में, हरियाणा की सभी 10 सीटों में, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों में, दिल्ली की सभी 7 सीटों में, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटें, वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट भी शामिल है। तो इन सीटों पे चुनाव हुआ। चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वैसे तो प्रत्येक लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु रहता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि 400 पार होना है तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतना है। तो जो घमासान कल उत्तर प्रदेश में हुआ, आपको बता दें,
अंबेडकर नगर सीट पे सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर में पुलिस ने बाउंड्री फांद कर उनके घर में प्रवेश किया और छापेमारी भी किया। जब लालजी वर्मा अंदर आते हैं तो उनकी पुलिस वालों से तीखी कहा-सुनी भी होती है। कल मतदान के समय ही जब पुलिस उनके घर में बाउंड्री फांद कर कूदती है, उसके बाद हमारे पास हिंदुस्तान का एक समाचार प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि वोटिंग के बीच दीवार कूदकर सपा प्रत्याशी के घर में घुसी पुलिस, लालजी वर्मा को नज़रबंद करने का आरोप। सपा ने पुलिस पर अंबेडकर नगर में अपने प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर में दीवार कूदकर घुसने और उन्हें नज़रबंद करने का आरोप लगाया। सपा ने एक वीडियो जारी करते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। उधर अंबेडकर नगर के सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर का पूरा प्रशासनिक अमला मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जिसका जवाब अंबेडकर नगर की समझ जनता अपने मत से देगी। सपा प्रत्याशी ने कहा, मुझे चाहे जितना प्रताड़ित किया जाए, किसी भी तरह से पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। उन्होंने सपाइयों से बूथों पर डटे रहने की अपील की, साथ ही कहा कि सुबह से जिस तरह सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है उसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं, ये लालजी वर्मा ने कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। सपा के जीत रहे अंबेडकर प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के घर पर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को ना कुछ मिलना था ना कुछ मिला है। ये श्री लालजी वर्मा जी के ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य किया है, घोर निंदनीय है। ये हारती हुई भाजपा की हताशा है। हैशटैग कभी नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कल का ये सबसे बड़ा घमासान था, ये सुर्खियाँ थी कि लालजी वर्मा के घर में पुलिस बाउंड्री फांद कर चुनाव के समय प्रवेश करना कोई मामूली बात नहीं है। एक प्रत्याशी जो प्रमुख विपक्षी दल हो उसके घर में उसको नज़रबंद करने का प्रयास किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका वीडियो भी हमारे पास है, उसको आप देख लीजिए। और क्या भैया, वोट नहीं डालेंगे हम लोग, कैसे करवा देंगे आप? क्या प्लीज है, मैं नहीं समझता। आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुस आए। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं पूरा। गेट कूद के तब गेट खोले हैं ये लोग। शेरू सुल्तान खुले थे, बन रहा है। दोस्तों आपको बता दें, छठे चरण के मतदान के एक दिन पहले ही भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने एक वीडियो जारी कर देशवासियों से अपील किया था कि सत्ता गलत हाथों पे चली गई है, इसे आप बचा लीजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा, हमारी उम्र तो काफ़ी हो गई, हम नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहिए। नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि आप लोगों ने गलत हाथों में सत्ता दे दिया था, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सतपाल मलिक जी ने एक वीडियो जारी कर देशवासियों से अपील किया था। इस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे अभी। इसी प्रकार हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरियाणा के किसी भी गांव में जाते थे तो उस गांव के किसान यही आवाज़ उठाते थे, उनसे कहते थे कि शहीद सुखकरण सिंह को गोली आपने क्यों मरवाया? आपने किसानों को वादा करने के बाद एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दिया? और उनका लोग खदेड़ा करते थे। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली की जिन 7 सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से भारतीय जनता पार्टी 1 या अधिकतम 2 सीटें जीत सकती हैं। शेष जो 5 सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा, यानी कांग्रेस या आप पार्टी जीतेगी। और गांवों से भगाए जाते थे, तो इस बार हरियाणा की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 7 से 8 सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2 या अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं, जो आम मतदाताओं से पूछने के बाद जानकारी निकल कर आई है। इसी प्रकार बिहार की जो 8 सीटें हैं वहाँ पे बताते हैं लगभग 50-50 मामला हो सकता है, यानी आधी सीटें इंडिया गठबंधन की, आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की हो सकती हैं। और आपको एक विशेष बात बता दें, बंगाल में कहते हैं 80% मतदान हुआ है, कभी 72%, 75%, 73% बंगाल में शुरू से मतदान हो रहा है। तो ये आप मत समझना कि ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि कहा जाता है राजनीति में कि जब मतदान ज़्यादा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, जब कम मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। तो प्रथम चरण से लेकर के
छठे चरण तक मतदान कम ही हुआ है, तो इसलिए शंका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन सकती है। और जहां पे मतदान ज़्यादा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है, ये नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हुआ है। या तो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, या ओबीसी एससी बाहुल सीटें हैं जहां पे मतदान ज़्यादा हुआ है। इस बात को लेकर हुआ है कि संविधान को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। इस बात को लेकर ज़्यादा मतदान हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। तो जहां पे मतदान ज़्यादा हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। हमने अभी बीच में कहा कि चुनाव का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो छठे और सातवें चरण में 27 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 14 सीटों पे छठे चरण में चुनाव हो चुका है, 13 सीटों पे चुनाव और बचा है। इसमें अधिकांश सीटें पूर्वांचल की हैं। विश्लेषक तो यहाँ तक बताते हैं कि हो सकता है केवल 27 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि गोरखपुर और बनारस सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन जब हमने आम वोटरों से बात किया तो लोग ये भी कहते हैं कि गोरखपुर सीट भी हार सकते हैं। वहाँ पे बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन जी हैं, और सपा से जो संजय निषाद पहले भाजपा में थे उनकी बहू खड़ी हैं। कहते हैं जो सपा की महिला प्रत्याशी निषाद समाज से जीत सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन जी हार सकते हैं, क्योंकि रवि किशन को था कि बाबा का वहाँ जलवा है, बाबा के सहारे हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक आग लग चुकी है, जो राहुल गांधी किताब दिखाते हैं कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। इस बात को लेकर के एससी ओबीसी समाज लामबंद हो चुका है, हो नहीं रहा है। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है। जो सोशल मीडिया के पत्रकार वो भी नहीं खुलकर बता पा रहे हैं, और टीवी चैनल तो बताते ही नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गांव-गांव में एक लहर फैल गई है कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। इसी को लेकर के एससी समाज और ओबीसी समाज लामबंद हो चुका है। तो जो विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत सकती है, तो ऐसा आम वोटरों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि गोरखपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 27 में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 27 में से, जो हमारा अनुमान है पूछने के बाद आम वोटरों से, कि भारतीय जनता पार्टी 4-5 सीट भी जीत सकती है। लेकिन पलड़ा इंडिया गठबंधन का ही भारी रहेगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें उम्मीद जता रही थी उत्तर प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 40-45 सीटों पर ही सब्र करना पड़े। क्योंकि जब 27 सीटों में, छठे और सातवें चरण की 27 सीटों में ही 4-5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 20 प्लस इंडिया गठबंधन रहेगा। तो इसके पहले जो 5 चरण हो चुके हैं उसमें भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव का केंद्र बिंदु ऐसे भी रहता था कि यहाँ से ज़्यादा सीटें मिलनी है, जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश हिल चुका है भारतीय जनता पार्टी का। अब आपको सतपाल मलिक जी का वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने देशवासियों ने अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देना। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में भयंकर वोटिंग किया है, तूफान ला दिया है, ये सीटों में कितना तब्दील होता है। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह की अटकलेबाजी की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 जून को 12 बजे के बाद पूरे देश में विपक्ष का रोना धोना शुरू हो जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम में घोटाला हो गया। तो पहले से ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं कि जिससे सीटें हमारे पक्ष में अगर ज़्यादा आ जाएं, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाएं,
तो ये आरोप लगाया जा सके कि आप लोग तो पहले ही कहा करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश के लोगों ने भयंकर वोटिंग किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो मेरी बात सुन लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को सही जानकारी, जमीनी स्तर की जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।